जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल एक बार फिर से फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी और लगभग 4 पेपर जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2020 का पेपर। अच्छा, ध्यान रखिए, इसमें 2020 में बेसिकली क्या होता है बच्चों, एनडीए में एक साल में 2 अलग अलग ड्यूरेशन में 2 पेपर होते हैं साल भर में। एक बेसिकली हम मार्च या अप्रैल में फर्स्ट पेपर होता है और इसी का जो सेकंड पेपर है, या यूं बोल दीजिए कि इसी का जो दूसरा वाला हिस्सा होता है, सेकंड टाइम जो पेपर होता है, वो लगभग सितंबर या अक्टूबर के आसपास होता है, राइट है। लेकिन 2020 में कोविड के कारण आप सभी को पता है भाई, चूंकि कोविड की समस्याएं थी तो दोनों ही पेपर, या यूं बोल दीजिए कि एक साल में एक ही पेपर हुआ था, तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों एक ही पेपर है, राइट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों 2020 का एनडीए का पेपर, राइट है। चलिए देख लेते हैं, ऊपर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, बिल्कुल बराबर है, ठीक। सेट बी से चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आ रहे हैं बच्चों किस पर, क्वेश्चन नंबर 75 पर, राइट है भाई। चूंकि पहला वर्ड ही सुनने में आ रहा है, पहला वर्ड ही देखने में आ रहा है, साउंड लिखा हुआ है, ध्वनि लिखा हुआ है, मतलब पहला किससे संबंधित है, साउंड से संबंधित है। ध्यान रखिए, साउंड जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपको कम से कम 2 या 3 अलग अलग क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट है। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जैसा कि हमेशा मैंने आपको बताया है कि नॉट करेक्ट यदि आ रहा है तो सबसे पहले उस नॉट करेक्ट को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, क्योंकि एग्जाम में हम क्या है, हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी में होते हैं, बेसिकली हमें जो आंसर लगाना होता है हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर लिया है, यहाँ पर बॉक्स कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंग के संचरण से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन, उत्तर जो है वो सही नहीं है। देखिए, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, बिल्कुल ट्रेवल करती है साउंड वेव। बच्चों ध्यान रखो, साउंड वेव एयर में भी ट्रेवल करती है, वाटर में भी ट्रेवल करती है, और साउंड वेव जो है बच्चों वो क्या करती है, सॉलिड में या फिर मेटल में भी क्या करती है, ट्रेवल करती है, राइट है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, ये भी बिल्कुल बराबर है। ध्वनि तरंग जो है वो वायु में भी क्या करती है, गमन करती है, सेकंड भी करेक्ट है। बट हमें तो कौन सा चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए। कौन सा चाहिए, नॉट करेक्ट। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, स्टील का मतलब क्या, मेटल। अरे भाई, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ही साउंड वेव की ध्वनि तरंग की काय में होती है, सॉलिड में या फिर मेटल्स में होती है। तो सी भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें कौन सा ढूंढना है, नॉट करेक्ट, राइट है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साउंड वेव जो है वो सिर्फ ऐसे माध्यम में या ऐसी जगह पर ट्रेवल करेगी जिसमें क्या होता है, मटेरियल मीडियम, जिसमें पार्टिकल होंगे, जिसमें कण होंगे। ध्वनि तरंग जो है वो सिर्फ क्या करती है, ऐसे ही प्रकार के माध्यमों में क्या करती है, संचरण करती है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। साउंड वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे निर्वात में ध्वनि तरंग जो है वो गमन नहीं करेगी। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 75 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। क्या बोल रहा है बच्चों ये, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, राइट, एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th क्लास की फिजिक्स से संबंधित है, ये मान के चलिए आप। भाई आप सभी को पता है कि अगर किसी भी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि कितनी है बच्चों, आर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यदि हम 2 से भाग लगा देते हैं तो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, फोकल लेंथ, एफ के बराबर हो जाएगा, राइट है। हम सभी को पता है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, r/2, या फिर r इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 2f। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस से संबंधित संबंध आपके सामने, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2f। आइए ढूंढते हैं, r इक्वल्स टू f, r इक्वल्स टू 2f, बिल्कुल करेक्ट है, चेक करिए, बी ऑप्शन बिल्कुल बराबर है, ठीक। r इक्वल्स टू 3f, r इक्वल्स टू 4f। तो 86 का बच्चों क्या हो जाएगा उत्तर, 86 का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, राइट है। ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का हाफ जो है वो फोकस दूरी, फोकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। 86 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, पहला सवाल जो था, पहला क्वेश्चन जो था वो साउंड या ध्वनि से संबंधित था। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बोल दीजिए आप किससे संबंधित है, ऑप्टिक्स से। देखिए 87 वाला क्वेश्चन भी किससे संबंधित है बच्चों, ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है अ लेमन कैप्ट इन वाटर, अ लेमन कैप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appears to be larger than its actual size, it is because of। बच्चों आपने देखा होगा कई बार ये
भाई मान लीजिए कोई ग्लास का बीकर है और उसको हमने क्या करा, यदि पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है और हम यदि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट डाल दिया, 1 रुपये का सिक्का डाल दिया या कोई भी दूसरा सब्सटेंस यदि आपने डाला है, तो पहली बात तो ये है कि एक्चुअल में वो जितना बॉटम पर होगा, हम जब ऊपर से उसको देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। क्यों उठा हुआ है? तो भाई वाटर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और अगर वाटर डेंसर मीडियम है तो एयर से वाटर में या वाटर से एयर में यदि लाइट रे क्या करेगी, इंटर करेगी, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और ये आकार बड़ा दिखना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखना, ये सारे के सारे रीजन जो है, सारे के सारे कारण जो है वो किसके कारण है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो लेमन को आपने पानी के अंदर डाला है एक्चुअल साइज से, नींबू को आपने पानी के अंदर डाला है, वो उसके एक्चुअल आकार से कैसा दिख रहा है बच्चों? बड़ा दिख रहा है। क्यों बड़ा दिख रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, राइट है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल गलत है, परावर्तन नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बिल्कुल गलत है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल बराबर है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण नींबू का आकार जो है वो अपने एक्चुअल आकार से कैसा दिखता है बच्चों? बड़ा दिखता है, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हमने लास्ट टाइम भी जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं उन सारे पेपर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें करी है भी, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। भाई मान लीजिए आप फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में पानी के अंदर कोई स्पून या कोई भी सब्सटेंस आप छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे उसकी जो सतह है, स्पून जो है वो कैसी दिखती है? आपको बैंड दिखती है, टेढ़ी दिखती है। भाई ये भी किसके कारण है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। आ गई बात समझ में? सनराइज और सनसेट जब होता है तो कुछ टाइमिंग का डिफरेंस भी होता है, आपने देखा होगा, लगभग 2 मिनट के आसपास का कुछ डिफरेंस होता है। तो सनराइज के पहले हमें सन जो है वो उगता हुआ दिख जाता है और सनसेट के बाद तक भी हमें सन जो है वो डूबता हुआ दिखाई देता है। ये भी किसके कारण? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिए, राइट है। तो बच्चों ये लेमन का साइज बड़ा क्यों दिख रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको लग रहा है कोई पॉइंट हमें लिखना चाहिए, कोई पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, जरूर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स से तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सुनते हैं ध्यान से। क्या लिखा हुआ है बच्चों? यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए, आंखों के सामने की पतली परत क्या होती है? कॉर्निया होती है। क्या होती है? कॉर्निया। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको मैंने आंसर बता दिया है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, कौन सी है बच्चों? पतली परत कौन सी है? फ्रंट की, फ्रंट की पतली परत जो है बच्चों वो कौन सी होती है? कॉर्निया होती है। कौन सी होती है? कॉर्निया, राइट है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है बच्चों? इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। पहला ऑप्शन है रेटिना। ध्यान रखिए, आई बॉल के पीछे एक लेयर होती है, एक पर्दा होता है, एक स्क्रीन होती है, जहां पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वो क्या होता है? रेटिना। इसने पूछा है कि फ्रंट की कौन सी पतली मेम्ब्रेन है, तो फ्रंट में कौन सी मेम्ब्रेन होगी? कॉर्निया होगी, बराबर है। ठीक, प्यूपिल ये भी आई का एक पार्ट हो जाएगा। आइरिस, लास्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि सीलियरी मसल्स के साइड में जो मस्कुलर डायफ्राम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हो सकता है कुछ 2 या 3 ऑप्शन आपको ऐसे लगे कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट आंसर हमें टिक करना है, बराबर है बच्चों। तो लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जैसे ही पतली मेम्ब्रेन से होता हुआ अगर प्रकाश किरण क्या करे? प्रवेश करे, समझ जाइए क्या है उत्तर? कॉर्निया है बच्चों। क्या है? कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, राइट है। चलिए सुनते हैं कौन सा है। क्या बोल रहा है बच्चों? नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। बराबर, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रिज्म का यूज किया है? बराबर है। सीवी रमन बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। सीवी रमन जो है वो किससे संबंधित थे? लास्ट टाइम के पेपर में मैंने आपको बताया था, टिंडल इफेक्ट जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कौन से थे? सीवी रमन साहब, ठीक। लॉर्ड रेले, रेले में भी मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद करिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। देने वाले कौन थे बच्चों? रेले। तो शुरू के दोनों साइंटिस्ट जो है वो किससे संबंधित है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। चलिए तीसरे पर आते हैं, इसाक न्यूटन। हाँ जी, यही तो हैं सबसे बड़े
यही तो है सबसे बड़े। जय हो न्यूटन सर की। आइजैक न्यूटन जो है सबसे पहले, आइजैक न्यूटन साहब ने हमें बताया था कि अगर प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पे इंसिडेंट करवाएंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो बेटा ग्लास प्रिज्म के कारण स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से थे बच्चों, आइजैक न्यूटन। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। बच्चों ध्यान रखो, चंद्रशेखर जो है ये इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, और यूं बोल सकते हैं कि मास को मेजर करने की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो चंद्रशेखर यूनिट होती है। और चंद्रशेखर यूनिट के बारे में, या यूं बोल दीजिए चंद्रशेखर यूनिट देने वाले कौन थे, एस चंद्रशेखर साहब। मास को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है CSU। हियर C स्टैंड फॉर चंद्र, S फॉर शेखर एंड U फॉर यूनिट। और याद रखिए 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2.7 × 10⁻+30 kg। राइट है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, मैग्नेटिज्म से संबंधित है। आइए देख लेते हैं क्या है। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, इज नॉट, अगेन अंडरलाइन करिए, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से संबंधित, चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। भाई बिल्कुल सही जवाब है ये तो। चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो वेक्टर है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। बट अगर इसकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है, विद्युत बल रेखाएं जो है वो कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। तो बच्चों सी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी मैं बी वाला ऑप्शन पढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, बी वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, हमें नोट करेक्ट चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, ये रहा गलत ऑप्शन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो बच्चों कौन सा होगा, सी होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ओपन कर्व बनाने वाले कौन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ ओपन कर्व। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। राइट है। और डी वाला भी ठीक है, पढ़ ही लेते हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, क्लियर है तो सभी, ये आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दो, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो क्रॉस नहीं करेगी। राइट। तो बच्चों ओपन कर्व नहीं बनाती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। राइट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। 91 के बाद हम आ जाते हैं किस पर, 91 के बाद हम आ जाते हैं 95 पर। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी दूर आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सभी बच्चों को पता है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले थे जेम्स चैडविक। कौन थे बच्चों, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले कौन थे डिस्कवरी करने वाले, जेम्स चैडविक। बच्चों पहला ही उत्तर क्या है, करेक्ट है, बराबर है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले हैं। ठीक। जॉन डाल्टन, इनका अपना एक लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सुना होगा आपने कहीं। ठीक। अर्नस्ट रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है यूनिट्स वगैरह देने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी की, वो कौन थे, रदरफोर्ड साहब। लेकिन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन है बच्चों, जेम्स चैडविक। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगले पर आ जाते हैं। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ 2-3 बातें बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनकर के इसको याद रख लीजिएगा। राइट है। ठीक। एक के साथ, एक क्वेश्चन के साथ 2, 3, 4, 5 जितनी भी चीज है उससे रिलेटेड होगी वो सारी की सारी मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, इन एन इनकंडक्सेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, किसकी बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है। राइट है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल्स, बल्ब का जो तंतु होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा बच्चों, जब हम बल्ब, आपने देखा होगा सभी ने, बीच में एक छोटी सी पतली सी स्प्रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फिलामेंट। ये पूछ रहा है हमसे कि बल्ब का फिलामेंट जो है बेसिकली किसका बना होता है। ठीक है। ध्यान रखिए, देखो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। भाई हमने बल्ब लगाया और हमने जो है स्विच ऑन किया। अब जब हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब क्या होगा, भाई बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी देगा हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में।
अब होता क्या है कि जब बल्ब जलता है, जब लाइट एनर्जी देता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट, ऊष्मा जो है वो उत्पन्न करता है। देखा होगा कभी आपने बल्ब वगैरह को हाथ लगा करके, तो जब बल्ब यदि जलता है तो वो गर्म हो जाता है। अब हमें ऐसा मटेरियल चाहिए बच्चों जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के बाद भी क्या हो, मेल्ट ना हो, भाई गले नहीं, पिघले नहीं, राइट है। मतलब बल्ब बनाने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जिसका गलनांक क्या होना चाहिए बच्चों, अधिक होना चाहिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए बेसिकली हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी और साथ ही साथ जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, जिसकी रेजिस्टिविटी साथ ही साथ जिसका मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी वाले बच्चे सुनिए, जिसकी प्रतिरोधकता और जिसका गलनांक दोनों क्या हो बच्चों, वेरी हाई हो। क्या हो? दोनों वेरी हाई, ठीक, दोनों क्या हो, वेरी हाई। बोलो राइट है क्या? ठीक, जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हम लगभग उसी प्रकार के मटेरियल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ऐसे दो मटेरियल हो सकते हैं, एक कौन सा होता है, टंगस्टन, एक कौन सा होता है, टंगस्टन, राइट है, एक कौन सा होता है, टंगस्टन, और बच्चों दूसरा होता है कौन सा, नाइक्रोम। दूसरा होता है बच्चों कौन सा, नाइक्रोम। जिसमें से टंगस्टन का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, बल्ब के फिलामेंट के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं हम, बल्ब के फिलामेंट के लिए। और बच्चों नाइक्रोम का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉइल के लिए। किसकी कॉइल के लिए, गीजर हो गया आपका, ठीक, गीजर हो गया, या फिर क्या हो गया बच्चों, हीटर हो गया। आपने देखा होगा हीटर में या गीजर के अंदर क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग नुमा कॉइल होती है, राइट है। वहां पर उसमें हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का। तो ध्यान रखिए, बल्ब के फिलामेंट के लिए बेसिकली कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है बच्चों, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन यदि ऐसा होता कि भाई बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम इसका उत्तर लगाते चूंकि टंगस्टन ऐसा मटेरियल है बच्चों जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई होता है। क्या होता है, वेरी हाई, ठीक। तो बच्चों 121 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर सी हो जाएगा, जिसकी प्रतिरोधकता अधिक हो, गलनांक क्या हो, अधिक हो, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से झड़ी लगी पड़ी है बच्चों। ऑप्टिक्स से हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें देख लेते हैं क्या है, राइट है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 इक्वल रेजिस्टर, चित्र दिख रहा है हमें, ठीक है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ऊपर और नीचे दोनों जो तार लगा रखे हैं उनका प्रतिरोध क्या है बच्चों, समान है। ऊपर भी क्या है, रेजिस्टेंस आर ले रखा है, और बच्चों नीचे भी रेजिस्टेंस क्या ले रखा है, आर ले रखा है, बराबर है। सो 2 इक्वल रेजिस्टर, चलिए यहाँ अंडरलाइन करते हैं। तो ये हमारे पास 2 इक्वल रेजिस्टर हो गए, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, दिख रहा है हमें चित्र में। दोनों काय में लगा रखे हैं बच्चों, समांतर क्रम में या पैरेलल में लगा रखे हैं। एंड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, बच्चों कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर, ठीक। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि यदि कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ रहा है तो सबसे पहले ट्राई करिए हम उसका डाटा लिखेंगे। डाटा जब हम लिखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें किस फॉर्मूले के हिसाब से जाना है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों, सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है, राइट है। चलिए आर और आर के, भाई आर और आर प्रतिरोध के 2 समान प्रतिरोध काय में लगा रखे हैं, समांतर क्रम में। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, भाई पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। चलिए याद करें, लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि यदि इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, यदि इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उस आर की वैल्यू को उतने नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वही हमारे सर्किट का टोटल क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। आइए अप्लाई करते हैं। बेटा आर और आर के कितने रेजिस्टेंस है, 2, और दोनों का में लगा रखे हैं पैरेलल में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या, R/2। आर के यदि 3 रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, R/3। आर के 5 रेजिस्टेंस होते हैं, R/5। बड़ी आसान ट्रिक है, आप फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वही आने वाला है भाई, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, फिर R1 की जगह R, R2 की जगह R रखेंगे, सेम आंसर आएगा। ध्यान रख लीजिए, समान प्रतिरोध के तार जितने भी संख्या में यदि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो उतने नंबर से उन रेजिस्टेंस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो बच्चों पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया बच्चों, R/2 हो गया। बोलो राइट है क्या। अच्छा करंट कितना दे रखा है, ध्यान रखिए कितना दे रखा है, 100 मिली एम्पियर। चलिए आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 100 मिली एम्पियर। क्या कन्वर्ट करना है, अरे भाई बिल्कुल कन्वर्ट करना है। 100 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे, सो 100 इंटू 10 की पावर -3, राइट, 100 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज एम्पियर। दीज आर द डाटास।
आगे बढ़ते हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। द सर्किट एज शोन बिलो, नीचे दे रखा है अभी सर्किट। फिर ये पूछना है द वैल्यू ऑफ आर। बच्चों क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट है, सर्किट देखा, पैरेलल में दो तार थे, दोनों समांतर में होने के कारण कुल प्रतिरोध आ गया R/2। राइट, और आर की वैल्यू निकालना है, ओम्स के नियम का यूज करेंगे, बड़ी आसानी से उत्तर आ जाएगा। ओम्स का लॉ बोलता है V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, I इंटू आर। राइट, चलिए टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल करंट कितना है बच्चों 100 इंटू 10 की पावर -3। बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला था, तो टोटल रेजिस्टेंस था कितना R/2। चेक करिए, एनी डाउट, बताओ आप सॉल्व कर सकते हैं, आर की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए आप। राइट, शिफ्ट करके, चलिए शिफ्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, अगर आर निकालना है तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर कितना है -3। राइट है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा। -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएगा। राइट है, ये हटाते हैं यहाँ से चूंकि ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब देखिए ऊपर 3 जीरो, नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कटेंगे, कितना बच जाएगा 10। ठीक, 12 टू जा कितना है 24, और 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 240। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 240 ओम। चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और क्या आ गया उत्तर बच्चों हमारा 240 ओम। राइट है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, दैट इज 240 ओम। ठीक, ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बढ़िया ट्रिक है, यदि सेम रेजिस्टेंस है तो उतने ही नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 बराबर है, रेडी रहिए आप पेन कॉपी लेकर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन बॉक्स लगाइए नॉट को, नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बोला है नहीं है, नॉट। जूल बिल्कुल होता है भाई, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला तो है, बट हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, नॉट करेक्ट। वाट आवर, वाट आवर होती है, बिल्कुल होती है वाट आवर। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर पावर किलोवाट के बजाय क्या दे रखा है, वाट दे रखा है, तो वाट इंटू आवर, पावर को यदि टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बच्चों किसके बराबर होता है, हीट के या फिर एनर्जी के बराबर होता है। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट, बट हमें तो क्या चाहिए, नॉट करेक्ट चाहिए। न्यूटन मीटर, बेटा न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। डिस्टेंस किसकी यूनिट है, सॉरी मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क बनता है, और वर्क भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो न्यूटन मीटर जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट नहीं है, हम तो एनर्जी की यूनिट के हिसाब से बात कर रहे हैं। राइट है, ये बोल रहा है इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो ध्यान रखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है बच्चों। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दैट इज द यूनिट फॉर द फोर्स। किसकी यूनिट है ये, फोर्स की यूनिट है। यदि इसको एनर्जी की यूनिट होना चाहिए था तो ये हो सकता था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो बराबर है। ये यूनिट जो है वो एनर्जी की होना चाहिए, बराबर है। तो इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों डी आंसर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, करेक्ट, बराबर है, ध्यान रखिएगा। राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ रहे हैं ग्रेविटेशन से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से, आइए रीड करते हैं। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन in circular orbit with their radius of orbit as r1 equals to r and r2 equals to 4r। दो प्लेनेट है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, एक करता है r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व, और दूसरा प्लेनेट करता है 4r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व। चेक करिए, पहले की रेडियस कितनी है r, दूसरे की कितनी है 4r। ये पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स t1 by t2 अराउंड द सन विल बी। इन दोनों के टाइम पीरियड आवर्त काल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। रेडियस दे रखी है, टाइम पीरियड पूछा है, मतलब ये केपलर्स के फर्स्ट लॉ की ओर इशारा कर रहा है। क्या था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, केपलर का प्रथम नियम जो है उसको हम वो ऑर्बिट लॉ कहलाता है। द प्लेनेट विच रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द प्लेनेट विच रिवॉल्विंग अराउंड द सन विल बी ऑलवेज रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करेगा, गति करेगा। लेकिन उसमें तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, और यहाँ तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब हमें फॉर्मूले के हिसाब से जाना पड़ेगा।
तो हम जाएंगे केपलर्स के थर्ड रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से जाएंगे? केपलर्स के थर्ड नियम के हिसाब से। क्या था बेटा थर्ड लॉ? थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? आवर्तकाल का नियम कहलाता है। और लॉ ऑफ टाइम पीरियड हमें बताता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर का क्यूब। एक चक्कर में लगने वाले टाइम का स्क्वायर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सन से जो डिस्टेंस हो रही है, सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस हो रही है, रेडियस जो हो रही है, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों दो समीकरण बना लेते हैं, दो रेशियो बना लेते हैं। कैसे बनेगा इसके हिसाब से? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर बराबर से कितना हो जाएगा? r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब। जरा चेक करिए, बोलो राइट है। t1 बाय t2 निकालना है, आओ वैल्यू रखते हैं। ये t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, बच्चों देखिए इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? t1 बाय t2 का होल का स्क्वायर, राइट, इजिकल्स टू यहाँ क्या कर दें? r1 बाय r2 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल का क्यूब हो जाएगा, राइट है। चलिए वैल्यू इक्वेट करते हैं भाई, चूंकि t1 बाय t2 क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, ये लिखा है स्क्वायर इक्वल्स टू चलिए r1 कितना है बच्चों? ये लिखा हुआ है r1 कितना है? r, ठीक, तो यहाँ लिख दिया कितना? r डिवाइडेड बाय r2 कितना है बच्चों? 4r है। चलिए वैल्यू इक्वेट करिए, क्या हो जाएगा? 4r की पावर कितना है? 3। बोलो राइट है क्या? फटाफट सॉल्व करिए। r से r कैंसल आउट। 1/4 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 1/4 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों? 1/64। बोलो राइट है क्या? चूंकि t1 बाय t2 का होल का स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा, राइट है। तो ये हो जाएगा बच्चों t1 बाय t2 इजिकल्स टू ये स्क्वायर उधर शिफ्ट हो गया, तो अंडर रूट्स ऑफ कितना हो गया? 1/64। और 1/64 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो t1 बाय t2 का रेशियो जो है बच्चों कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/8, राइट है। ढूंढिए ऑप्शन में। 1/16 गलत है, 1/8 बिल्कुल करेक्ट है, 1/4 गलत है, 1/2 गलत है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/8। बोले तो बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फार्मूला लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है, राइट है। तो 128 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, क्लियर है? गॉट इट? ओके। क्वेश्चन नंबर 128 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 129। अगेन इलेक्ट्रिसिटी। हमेशा मैंने आपको बोला है इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग एनडीए। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द 4th क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए अगेन रेजिस्टेंस की बात करता है, सुनते हैं अपन क्या बोल रहा है। अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। एक मेटालिक वायर है जिसका कंप्लीट या टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना बच्चों? 20 ओम। इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या बोल रहा है ये? 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं इन लेंथ के हिसाब से क्या करते हैं? 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए बड़े काम की बात है, बड़ा सिंपल है। अगर रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है, तो आप सभी को पता है बच्चों कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो उसकी लेंथ के या लंबाई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई पहले मान लीजिए 20 ओम का एल लेंथ का रेजिस्टेंस है और इस पूरे वायर की एल लेंथ का वायर है और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस यदि कितना है? 20 ओम है। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। तो भाई यदि पहले लेंथ क्या है? एल है, तो 2 बराबर हिस्सों में कट करने के बाद हर एक की लेंथ पहले की लेंथ से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। भाई एक हिस्सा L/2, दूसरा हिस्सा L/2। और बच्चों यदि लेंथ कम हो रही है, लंबाई कम हो रही है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। तो 20 ओम के रेजिस्टेंस के वायर को यदि 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो दोनों तार का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, एक का हो जाएगा 10 ओम और दूसरा का भी क्या हो जाएगा? 10 ओम। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? लेंथ आधी होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आधा होगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था? R। इस R के मैंने 2 हिस्से करे। पहला R1 कितना है? 10 ओम का। चूंकि 2 बराबर लंबाई में काटे हैं आपने, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बराबर डिवाइड हो जाएगा, राइट है। R2 भी क्या हो गया? 10 ओम। भाई साहब ये मैंने क्या करा? इसके 2 टुकड़े कर लिए, एक R1 दूसरा R2, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। These parts are then connected in parallel। बच्चों इन दोनों टुकड़ों को फिर काय में लगाया है? समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। अच्छा, दी रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू। तो यदि दोनों को किसको? R1 और R2 जो कि 10 और 10 ओम के हैं, इन दोनों को यदि समांतर क्रम में लगाएंगे तो पूछ रहा है कि पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा देते हैं बच्चों। क्या फॉर्मूला है समांतर क्रम का? 1/R बराबर से फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर अपनी वाली ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है 10/2। 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है 10/2। क्या आ रहा है उत्तर? 5 ओम। क्या आ रहा है? 5 ओम।
बड़े काम की ट्रिक है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम सिर्फ तब करेगी जब रेजिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल। 10-10 के दो रेजिस्टेंस को क्या करा, पैरेलल में लगाया। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। उत्तर तो हमने क्लियर कर दिया, 10-10 के दो है, 10/2 कितना आ जाएगा, 5। फिर भी कर लेते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय कितना है, R1 प्लस R2। वैल्यू इक्वेट करिए, आंसर आ जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 कितना, 20। 100/20 कितना आ गया बच्चों, 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम। 10/2 भी कितना आया था बच्चों, 5 ओम। उत्तर आपके सामने है। 129 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी। ठीक, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 130 पर। राइट है, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका रिलेशन ध्यान रखिए आप। क्या बोल रहा है ये, लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, तीव्रता की बात कर रहा है बच्चों। देखो कुछ भी आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान रखिए। इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखिए इसको। प्रकाश की तीव्रता जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय से उत्सर्जित या उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की तीव्रता, क्या, किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय से उत्सर्जित या उस पर आपतित होने वाली जो ऊर्जा होती है, ये किसी प्रकाश किरण की प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। द लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी impinges परपेंडिकुलर ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस है और उस सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश किरण को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लंबवत जो है वो आपतित करवा रहे हैं। राइट है। इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ, ठीक, यदि उस सतह का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, राइट है, देन द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम, तो इस सतह पर रेडिएशन के द्वारा लगने वाला बल जो है वो कितना होगा। बच्चों बात किसकी की जा रही है, तीव्रता की ही बात की जा रही है। मैंने अभी आपको बताया तीव्रता का मतलब क्या, ये मेटालिक सरफेस है, ये सनलाइट आ रही है या आपने कोई भी लाइट रे को इंसिडेंट करवाया है, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण की ऊर्जा जो है, भाई प्रकाश किरण जो इस सतह पर कितना बल आरोपित करेगी। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन की लाइन को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। द रेडिएशन फोर्स ऑन इट विल बिकम, रेडिएशन के द्वारा सतह पर लगने वाला बल कितना, बच्चों आवृत्ति तीव्रता की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तीव्रता, इंटेंसिटी की ही बात की जा रही है। और मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिख दिया है बोर्ड पर कि इंटेंसिटी जो है इट इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय A इंटू टी। क्षेत्रफल की बात हो रही है, तीव्रता की बात हो रही है, हमें दिख रहा है बोर्ड पर इंटेंसिटी जो है वो एरिया के कितनी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब आप क्षेत्रफल को कम करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कर रखा है। कैसे कर रखा है क्वेश्चन ने, उनने बोला आपतित सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया, जहां इंसिडेंट हो रही थी उसके एरिया को क्या कर दिया, हाफ। तो यदि एरिया को हाफ कर दिया है तो चूंकि क्षेत्रफल कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो इंटेंसिटी या फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। राइट है। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/a है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, लिख लीजिएगा कहीं। इंटेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के या एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एरिया को क्या कर दिया जाए, हाफ, चलिए ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू एरिया को हाफ करा बच्चों, A बटा कितना आ जाएगा, 2। ये 2 बच्चों किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू 2 डिवाइडेड बाय कितना है, A। बच्चों पहले यहाँ पर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब इंटेंसिटी जो है वो कितने से बढ़ गई है बच्चों, दुगनी हो गई है। कितनी हो गई है, दुगनी। तो एरिया हाफ करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी, डबल। एरिया हाफ करेंगे तो प्रकाश किरण कितना बल लगाएगी, डबल बल लगाएगी। बराबर है क्या। तो एरिया यदि आप आधा कर देंगे, कम कर देंगे, तो तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, डबल होगा। क्या होगा, डबल। नया फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी या फिर तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो उत्तर क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 के बाद आते हैं 131 पर। राइट है, चलिए देखें क्या है। देखिए फिर एक तरह से देखा जाए तो ऑप्टिक्स का ही सवाल है ये। राइट है, आई थिंक ये भी 4th क्वेश्चन हो गया ऑप्टिक्स का। और किससे संबंधित है, ह्यूमन आई से। देखिए ह्यूमन आई जो है ये भी बड़े काम का ऑर्गन है, और फिजिक्स में आप देख रहे हैं कि इंडिया में कई सारे क्वेश्चन जो है इससे संबंधित आ रहे हैं। तो कम से कम लेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, आई के कुछ पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीलियरी मसल्स के बारे में ध्यान रखिए, आइरिस के बारे में ध्यान रखिए, रेटिना के बारे में ध्यान रखिए, आई बॉल के बारे में ध्यान रखिए। ठीक है,
द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। भाई ह्यूमन आई का हमें वो हिस्सा बताइए जहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वेरी सिंपल, कहां बनता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, पीछे रेटिना पर। कहां पर बनता है बच्चों प्रतिबिंब, रेटिना पर। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है, आंखों के लेंस पर टकराती है, लेंस से कन्वर्ज होती है और दोनों प्रकाश किरण रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद कहां पर जाकर के मिलती है, रेटिना पर, और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों प्रकाश किरण जहां भी जाकर मिलेगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों, रेटिना पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक, क्या लगाएंगे, रेटिना। ठीक, चलिए सिंपल सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं देते इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 132, कंसिडर द फॉलोइंग इमेज। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र को ध्यान से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये बच्चों। ये जो पैरेलल लाइंस दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ। किस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस तरफ, राइट, इस तरफ। और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन जो कि एक आवेशित कण होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा एंटर कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रवेश कर रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन की दोनों की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है। चुंबकीय क्षेत्र की और प्रोटॉन के प्रवेश की जो दिशा है, दोनों कैसी है, एक दूसरे के लंबवत है बच्चों। कैसे है, लंबवत, राइट है। अब प्रोटॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल मेंशन कर दिया उन्होंने, कैसे एंटर कर रहा है, राइट एंगल। ठीक है, टू इट एज शोन अबव, बराबर है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन विल बी। याद रखिए बच्चों, जब भी कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इंटर करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल। सभी को मालूम होगा आपको, लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर से क्यू वी बी साइन थीटा। ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर है। और अगर आपको इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, देन वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम किसका उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। किसका करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। राइट हैंड काय में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इंड्यूस्ड करंट के लिए। किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, आपको क्लियर दिखेगा, राइट। तो ये क्या है, थंब क्या डिनोट करेगा, फोर्स। ठीक, फोर फिंगर क्या डिनोट करेगी बच्चों, फोर फिंगर क्या डिनोट कर रही है, फोर फिंगर डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट है। और ये जो सेंट्रल फिंगर है मेरी, बराबर है, सेंट्रल फिंगर जो है वो क्या डिनोट करेगी, सेंट्रल फिंगर क्या डिनोट करेगी, ये चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को डिनोट करेगी। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ये तीन लाइन है। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अंगूठा जो है वो बल की दिशा में होगा, फोर फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रल फिंगर जो है बच्चों वो किसकी दिशा में होगी, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो भाई मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल किधर है, ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ है। ठीक है, एफ बी देखिए, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो मेरी फोर फिंगर किधर है बच्चों, उस तरफ ही जा रही है। लेकिन प्रोटॉन की डायरेक्शन किधर है, तो अब चूंकि मेरी सेंट्रल फिंगर किधर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, लेकिन यहां प्रोटॉन किधर जा रहा है, ऊपर। तो ये लगाया मैंने, इसको चेक करिए आप, बराबर है। ठीक, ये सेंट्रल फिंगर जो कि ऊपर है, ये किसकी दिशा बता रहा है, प्रोटॉन की डायरेक्शन बता रहा है। फोर फिंगर किधर बता रहा है, उस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चित्र देखिए बिल्कुल बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, प्रोटॉन की डायरेक्शन ऊपर, इधर। थंब किधर गया बच्चों, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एक्सियल फिगर बन रहा है, एक्सियल व्यू बन रहा है। तो थंब किधर जा रहा है बच्चों, अंदर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, अंदर की ओर, बोर्ड की स्क्रीन के अंदर की ओर, राइट है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करके हम लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके हिसाब से हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला बल बोर्ड में किधर लग रहा है, अंदर की ओर। टू द राइट बिल्कुल गलत, टू द लेफ्ट बिल्कुल गलत, आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर की ओर था, नहीं, किधर था, पेज के अंदर की ओर। इनटू द पेज बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही। डी वाला ऑप्शन क्या, इनटू द पेज, अभी बताया था आपको, बोर्ड से अंदर की ओर। तो बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में डांस करवाएंगे, राइट है। कितना ही डांस करिए लेकिन ऑप्शन करेक्ट लगा करके आना है, ध्यान रखिएगा, राइट। सो वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इज दैट क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्पीड से, आगे बढ़ते हैं स्पीड से। चलिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउंड। ठीक, ध्वनि तरंग से कितने क्वेश्चन है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया साउंड से। ये बोल रहा है साउंड के संबंध में, ध्वनि के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल करेक्ट है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और साउंड की स्पीड मात्र 330 मीटर पर सेकेंड होती है।
तो साउंड लाइट से स्लोअर ही क्या करता है, ट्रेवल करता है, मूव करता है। तो साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट चाहिए। ठीक, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल गलत है बच्चों। लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ध्यान रखिएगा। LIGHT, याद करने का तरीका ध्यान रखिए। लाइट की स्पेलिंग में पीछे जो टी लिखा हुआ है, इस टी का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग तो लॉन्जिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है। बी भी गलत है। साउंड वेव, लेकिन रुकिए, हमें तो क्या निकालना, नॉट करेक्ट ही तो पूछा है हमसे। तो साउंड वेव आर ट्रांसवर्स वेव्स, यही तो गलत है। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो क्या है, बी ही है। ठीक, साउंड वेव ट्रांसवर्स थोड़ी होती है, साउंड वेव तो क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है। क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल। तो बच्चों 133 का उत्तर कितना है, बी है। ठीक है, नीचे के दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। साउंड वेव आर लॉन्जिट्यूडनल वेव, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल चौकस आंसर है ये। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट देन इन ड्रायर, ये भी करेक्ट है। मॉइस्ट में साउंड क्या करता है, फास्टर ट्रेवल करता है, ड्रायर में क्या करता है, स्लोवर ट्रेवल करता है। तो बच्चों गलत उत्तर कौन सा है, बी वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखिए जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ समय के लिए सर्किट में करंट एब्रप्टली इंक्रीज होगा, एकदम से विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, व्हेन शॉर्ट सर्किटिंग अकर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट देन फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए करंट एब्रप्टली इंक्रीजेस इन द सर्किट, एकदम से करंट कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। द करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो, गलत। रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। रिमेन सब्सटेंशनली, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एकदम से एब्रप्टली बढ़ेगा, सब्सटेंशनली बढ़ेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। कीप्स ऑन चेंजिंग रैंडमली, नहीं, क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चों 134 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, 137 पर आते हैं, बराबर है। चलिए सुनिए ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, बच्चों ये पूछ रहा है इनमें से किसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, बराबर है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। देखिए जरा क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे किसकी कम होना चाहिए, बराबर है क्या, ठीक है। चलिए पहला कौन सा है, माइक्रोवेव, दूसरा कौन सा है, इंफ्रारेड, तीसरा कौन सा है, विजिबल, और चौथा कौन सा है, एक्सरे। बोलो बराबर है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, EM वेव्स जो होती है बच्चों, बराबर है, EM वेव्स में सबसे पहला क्या होता है, गामा रे, बराबर है। दूसरी क्या होती है, एक्सरे, राइट है। तीसरी क्या है, गामा रे, एक्सरे के बाद फिर क्या है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या होगी बच्चों, विजिबल, विजिबल के बाद क्या होगी बच्चों, इंफ्रारेड, राइट है। इंफ्रारेड के बाद सिक्स्थ क्या होगी, माइक्रो, और माइक्रो के बाद लास्ट में क्या होगी, रेडियो, माइक्रो के बाद लास्ट में क्या होगी, रेडियो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो की, बराबर है, ये ध्यान रखिए। अब मिला लीजिए आप, भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, ऊपर से नीचे आएंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक। तो माइक्रोवेव्स, ये रहा माइक्रोवेव्स, ठीक है। लेकिन माइक्रो के बाद क्या है, इंफ्रारेड, विजिबल और एक्सरे। इसने पूछा है सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो चूंकि गामा की वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन यहां गामा नहीं है ऑप्शन में, गामा के बाद क्या है, एक्सरे। तो बची हुई जो वेव्स हैं उनमें यदि कंपेयर किया जाए तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, बराबर है। तो बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 138 का आंसर कितना है, डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम क्लियर है। तो एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ इन ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 पर आते हैं, राइट है। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ये, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। भाई करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए नहीं बोल रहा है, डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। एम मीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है,
वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर आपको बताता है प्रेजेंस ऑफ करंट। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। गैल्वेनोमीटर जो है वो प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा। ठीक है बच्चों, चलो और आगे बढ़ते हैं। 139 के बाद 139 के बाद 141 अगेन ऑप्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट है। चलिए सुनिए क्या बोल रहा है ये। द सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ओहो हो, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आसमान जो है, सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना किससे संबंधित है बच्चों, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। आसमान नीला दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, सनसेट और सनराइज के समय सूर्य या आसमान का लाल दिखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है ये। सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज किससे संबंधित है बच्चों, रिफ्लेक्शन गलत, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गलत, स्कैटरिंग बिल्कुल सही है। ठीक, 141 का उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कोई समस्या है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। 141 के बाद ऑप्टिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों ऑप्टिक्स के। ठीक, 2019 के पेपर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे क्वेश्चन, राइट है। चलिए क्वेश्चन 142 पर आते हैं। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर। सबसे पहले ध्यान रखिए, शक्ति जो है लेंस की, पावर जो है प्लस में दे रखी है। कौन सा लेंस होना चाहिए, तो अगर पावर पॉजिटिव में हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव में हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में हो, इसका मतलब लेंस कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो पावर कितनी है बच्चों, शक्ति कितनी है, +2 डायोप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू। भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है, पावर प्लस में है, मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, राइट है। द लेंस इज कॉनकेव, गलत। लेंस तो कॉन्वेक्स है, अभी तो बताया मैंने आपको। द लेंस इज कॉन्वेक्स, हाँ बिल्कुल बराबर है। सेकंड ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, आइए पूरा पढ़ते हैं। द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। यार पावर भी 2 मीटर है और फोकल लेंथ भी 2 मीटर है, तो इसका मतलब पावर और फोकल लेंथ की मैग्नीट्यूड क्या सेम होना चाहिए, नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो इसका मतलब यदि शक्ति या पावर 2 है तो फोकल लेंथ 2 नहीं होगी। तो आधा तो करेक्ट है ये ऑप्शन, लेकिन फोकल लेंथ गलत दे रखी है। चलिए बी भी गलत है। द लेंस इज कॉन्वेक्स बिल्कुल बराबर है, एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। आओ सॉल्व ही कर लेते हैं। याद रखिए पावर होता है 1/f और f बराबर से क्या होगा, 1/p, राइट है। कितना दे रखा, 2 डायोप्टर। चलिए f बराबर से 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 2। बच्चों 1/2 मतलब कितना आ गया, 0.5 मीटर। अरे बिल्कुल बराबर आया है। तो चूंकि ये प्लस में था तो लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स, और सूत्र लगा के फोकल लेंथ फाइंड करी तो कितना आया, 0.5। द लेंस इज कॉन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। 0.5 बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, राइट है। ए से अंदाजा लगा के आंसर लगाना है। 142 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 149, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अगेन ऑप्टिक्स है। 2019 में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं ऑप्टिक्स से। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। एक मटेरियल दे रखा है क्वार्ट्ज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.46। देखिए आप डाटा पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन या क्वेश्चन की लाइन लेंथ तो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, राइट है। आओ देखें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इस कितना है, 1.46। ये हो गया अपवर्तनांक। क्वार्ट्ज के लिए क्या लिख देते हैं हम, Q लिख देते हैं। कितना दे रखा है बच्चों, 1.46। एंड दैट ऑफ सफायर, कोई मटेरियल होगा सफायर, हमें मटेरियल से क्या लेना देना, सफायर होगा कोई मटेरियल, राइट है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs से डिनोट कर रहा है एंड दैट इज 1.77। ठीक है, मतलब बच्चों आपको दिख रहा है कि सफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जो है वो क्वार्ट्ज के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है। भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है। ठीक है, इफ VQ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ट्ज। भाई यदि मान लीजिए क्वार्ट्ज के अंदर प्रकाश का वेग कितना है, VQ है, एंड VS इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर, और स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर कितना है, VS से डिनोट कर रहा है, राइट है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश के वेग के हमेशा क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रकाश का वेग या लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, देखिए μs ग्रेटर देन क्या है, μs ग्रेटर देन क्या है बच्चों, μq है।
भाई सफायर का अपवर्तनांक क्वार्ट्ज के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, मतलब सफायर में प्रकाश का वेग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको। तो सफायर में प्रकाश का वेग क्वार्ट्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक, क्वार्ट्ज में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और सफायर में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों का संबंध कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहां पर प्रकाश का वेग कम होगा। ठीक, ढूंढिए ये ऑप्शन, VQ ग्रेटर देन VS। पहला ही ऑप्शन है VQ ग्रेटर देन VS, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सब गड़बड़ है। ठीक, तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक और याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य के भी क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती। दोनों रिलेशन ध्यान रखिएगा, राइट है। तो 149 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 150 में बोल रहा है इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। चलिए कौन सा बोल रहा है बच्चों, अवतल दर्पण बोल रहा है। कौन सा बोल रहा है, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, यदि किसी वस्तु को फोकस के और पोल के बीच में रखा गया है बच्चों, कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। 5 केस में बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अगर वस्तु फोकस के और पोल के बीच में है, when an object is placed in between F and P, then a virtual, erect and large size image will be formed on the second side of the mirror. आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जैसा कि दे रखा है। तो यदि F और P के बीच में रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, then which one of the following statement about the image is not correct? अरे यार फिर पूछा not correct। चलिए कोई बात नहीं, the image will be virtual, बिल्कुल बनेगी वर्चुअल। F और P के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो आभासी बनेगी। द इमेज विल बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड, बिल्कुल बड़ी तो बनती ही है, राइट है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बिल्कुल गलत है। अवतल दर्पण तो अनंत पर प्रतिबिंब तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर। इसने पूछा नॉट करेक्ट, सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ऑप्शन सी वाला क्या कहलाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, करेक्ट है। द इमेज विल बी इरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो 150 का उत्तर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया, राइट। ये आपका नेक्स्ट पेपर भी क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। ठीक, रेडी रहिए, बने रहिए, नेक्स्ट पेपर के लिए मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, राइट।